नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित हमारी साप्ताहिक विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे मई का महीना नज़दीक आता जा रहा है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है। देश के माहौल में भी काफ़ी गर्मी देखी जाती है। मौसम विभाग का तो कहना है कि गर्मी और भी बढ़ेगी। दोस्तों, हम यहाँ राजनीतिक गर्मी की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे 2024 के आम चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक माहौल में भी गर्मी देखी जाती है। राष्ट्रीय राजनीति में हलचल है। बिखरा हुआ विपक्ष अपने को एक करने में कोशिश कर रहा है। वो समझता है कि एकजुटता नहीं होगी तो हम इस देश की राजनीति में सब कुछ गंवा बैठेंगे। दोस्तों, हमें बहुत चिंता है लोकतंत्र की, क्योंकि हमारे पास अच्छे, नेक नीयत वाले और ईमानदार विपक्ष की बहुत बड़ी कमी है। हमारे पास अभी जो विपक्ष है, उनके पास न तो कोई राष्ट्रीय सोच है, न कोई एक प्रामाणिक संस्कृति है, न संस्कार है, न कोई नीति है, न कोई विकास का कोई मॉडल है। दोस्तों, उनके पास अगर कुछ है पूंजी में, तो वो भ्रष्टाचार, वंशवाद, अलगाववाद, जातिवाद और समाज के विभिन्न वर्गों को तुष्टीकरण करने की नीति। इससे ही हमारा भारतीय समाज बंट जाता है और राजनीति या राष्ट्रीय अस्मिता में वो बात उभर कर नहीं आती जो एक स्वतंत्र राष्ट्र में होनी चाहिए। सत्ता हथियाने के बहुत बहाने ये लोग कर लेते हैं। देश का माहौल तो ख़राब करते ही हैं, लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हाल ही में टूल किट का ज़माना आया है। विदेशों में हमारे दुश्मन लोग टूल किट तैयार करते हैं और देश में यहाँ पर उनके इशारों पर काम करते हमारे बुद्धिजीवी, पत्रकार या राजनेता इस पर काम करते हैं। अलगाववादी भी इसमें शामिल हो जाते हैं और भारत को जो तहस नहस करना चाहते हैं, ऐसे आतंकवादी भी उसमें शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए इन बातों को ज़रा विस्तार से देखें। देश देशांतर में आज कौन से मुद्दे हैं, पहले हम चर्चा करें और जाएं देश देशांतर में। दोस्तों, देश देशांतर में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हमें जो चर्चा आपसे करनी है या हमारे विचार आपके समक्ष जो रखने हैं, उसमें प्रमुख मुद्दे हैं। हाल ही में अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी ने कहा है कि भारत की लड़ाई चीन और पाकिस्तान से हो सकती है। उसके बारे में भी हम एक रिपोर्ट देखेंगे आज। दूसरा हमारा जो मुद्दा है, ईडी और सीबीआई की जांच तेज गति से चल रही है और भारत के प्रमुख विपक्ष के प्रमुख नेता सभी इसकी लपेट में आ रहे हैं। जो अपने को एकता में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, वो चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों,
एक देश की एक सीमा होती है कि देश के भीतर हमारे जो एक दूसरे से घृणा या तिरस्कार या मतभेद जो कुछ होते हैं वो देश की सीमा उसके बाहर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रमुख पक्ष के प्रमुख नेता हाल ही में विदेश गए तो उन्होंने भारतीय जनतंत्र, न्यायतंत्र, संविधान व्यवस्था सबकी भर्त्सना कर दी और कहा कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। अभी तक तो वो ये कहते थे कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और अभी विदेश में गए तो उस बहुरूपीयपन में एक और अभिनय जोड़ लिया और वो बन गए भारत के लोकतंत्र बचाने वाले नेता। दोस्तों, भारत की जनता इस घटना से बहुत क्षुब्ध है, नाराज़ है और श्रीमान राहुल गांधी जी की बहुत बहुत भर्त्सना कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी इसके कारण बिल्कुल अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है। इस मुद्दे पर भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। पाकिस्तान की कहानी खुद उनके बुद्धिजीवियों की ज़ुबानी हम देखेंगे और आखिर में हम वंदे मातरम में अर्थ एक सांस्कृतिक संस्था है, उसने पंकज त्रिपाठी के साथ जो मशहूर कलाकार है उनके साथ एक सांस्कृतिक गोष्ठी की है और उसका जो शीर्षक है वो शीर्षक ये है, मैं अटल हूँ। अटल वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनने जा रही है। उसमें पंकज त्रिपाठी जी ने जो अभिनय किया है उसके बारे में थोड़ी सी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं विषय विचार विस्तार में। हर मुद्दे को हम झांकेंगे, हर मुद्दे की गहराई में उतरेंगे और हर मुद्दे के सपोर्ट में और लोग क्या क्या कह रहे हैं, भारत के सोशल मीडिया पर क्या बातें चल रही है, भारत के बुद्धिजीवी राष्ट्रभक्त क्या कह रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं विषय विचार विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी सेनेट ने के अंदर अमेरिकी गुप्तचर विभाग जो वार्षिकी एक रिपोर्ट पेश करता है वो अभी की गई और सारी दुनिया के मीडिया में आजकल उसकी चर्चा हो रही है। उसमें और भी सारी बातें हैं, लेकिन भारतीय उपखंड के लिए और भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है। उस रिपोर्ट में एक संभावना व्यक्त की गई है कि आने वाले वर्ष में शायद भारत की लड़ाई चीन और पाकिस्तान से हो जाए। अमेरिकी गुप्तचर विभाग ने ये संभावना दिखाई है। चलिए पहले देखते हैं उसके बारे में। एक वीडियो रिपोर्ट आई है, तो पहले देख लें उस वीडियो रिपोर्ट को। तो इस हफ्ते द यूएस में जो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी है उनकी हियरिंग हो रही है ऑन ग्लोबल थ्रेट्स टू अमेरिका। ये हर साल करते हैं एन एनुअल असेसमेंट कि क्या थ्रेट्स है, इसके बेसिस पे अमेरिका का डिफेंस पोस्चर, अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी वगैरह डेवलप होती है। और जो टेस्टिफाई करने आते हैं सेनेट हियरिंग में वो लीडर्स ऑफ द वेरियस एजेंसीज हैं, तो एफबीआई के डायरेक्टर, सीआईए के डायरेक्टर वगैरह। अमेरिका में 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। सो फॉर एग्जांपल सीआईए है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, डीआईए है, एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग करती है, एफबीआई का काउंटर टेररिज्म
सेक्शन है और एफबीआई का काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन है। अब तो एफबीआई इतना एक्सपैंड हो गई कि तकरीबन हर एम्बेसी में 9/11 के बाद से एफबीआई की प्रेजेंस होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो स्टेट डिपार्टमेंट में है। फिर हर मिलिट्री डिवीजन की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे नेवल इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस, तो ऐसे 16 एजेंसीज हैं। तो ये सारों की तरफ से 9/11 के वक्त ये एहसास हुआ था कि अमेरिका हैड द इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट 9/11, लेकिन वो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट नहीं कर सक रहे थे। तो दे क्रिएटेड दिस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ODNI। तो उनके पास सारी इंटेलिजेंस मिल जाती है, फिर वो सारी पिक्चर देखकर दे आर एबल टू डू थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट्स, और वो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को भी देते हैं, व्हाइट हाउस को भी देते हैं वगैरह। तो वो एनुअली एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि अमेरिका में, दुनिया में क्या फ्लैश पॉइंट्स हैं और क्या थ्रेट्स हैं। और तो वो रिपोर्ट है जो आप उसकी नॉन, मतलब जो डीक्लासिफाइड पब्लिक के लिए जो है वो आप के सुनने वाले देख सकते हैं। अगर ODNI को गूगल कर लें तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, कुछ 27, 28, 30 पेजेस की है। लेकिन उसमें कई थ्रेट्स के बारे में बात किया हुआ है। उन्होंने टेररिज्म थ्रेट्स के बारे में बात की है। उसमें लिखा हुआ है कि आईसिस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, अलकायदा कमजोर हो गई है, हिजबुल्लाह इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। और फिर उन्होंने एक नया टर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वाइट नेशनलिज्म कहने के बजाय RMVE एक एब्रिवेशन यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग सीधा सीधा एथनिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स के बजाय। तो उसमें एक सेक्शन में, कई सेक्शंस है, उसमें एक सेक्शन है द पोटेंशियल फॉर इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। और वो परेशानी की बात ये है कि देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया, दे नो एवरीथिंग दैट यू एंड आई नो। यानी आप और मैं जो ऑपरेट करते हैं, वी ऑपरेट ऑन ओपन सोर्सेस, वी कॉल इट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे हम काम करते हैं। अब तो पेवॉल के वजह से भी बाज वक्त, तो फॉर एग्जांपल बाज अखबारात को भी हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो दे आस्क अस टू पे मनी वगैरह, तो वी डोंट इवन हैव द फुल ओपन सोर्स एक्सेस। बट ये इंटेलिजेंस, they also have intelligence access, so they technically they know more than what you and I would know potentially। अब उसको एनालाइज कैसा करते हैं और बात है। तो वो सारे सोर्सेज वो देखकर उनका कहना है कि आइंदा साल में द रिस्क जो है, 3 जगहों की रिस्क है। 1 इंडिया पाकिस्तान, नंबर 2 इंडिया चाइना, नंबर 3 अजरबैजान और आर्मीनिया की फिर दोबारा से फिर जंग हो सकती है। बट और कोई नहीं, सारी दुनिया में बस ये 3 ही जंग है। सो आई थिंक फॉर इंडियंस हु आर ओनली कवरिंग व्हाट इज इन दैट, एक छोटा सा पैराग्राफ है बस इतना सा जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर है, उसी को अटेंशन पे कर रहे हैं इंडिया में। नमस्कार। एक रिपोर्ट आई यूएस इंटेलिजेंस की, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि मिलिट्री से रिटेलिएट कर सकता है पाकिस्तान पर अगर एक पुलवामा टाइप अटैक हुआ या एक और टेरर अटैक हुआ। आई मीन पुलवामा टाइप अटैक भी एक टेरर अटैक है, लेकिन एक और टेरर अटैक की टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है, इसका मतलब मुंबई अटैक टाइप एक अटैक भी हो सकता है। उस पर भी इंडिया वॉर कर सकता है या मिलिट्री एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेक्स्ट इलेक्शन के जस्ट पहले, 2023-24 में हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं। एक साल के आसपास इलेक्शन सामने खड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये सारी बातों को बुद्धिजीवी और स्ट्रेटेजिक जो एनालिसिस करते रहते हैं वो बड़ी गंभीरता से लेते हैं। भारत के पास संघर्ष करने के कारण है। ये कारण ऐसे हैं जैसे नेहरू सरकार ने कश्मीर में सीज फायर कर दिया था अपने आप, फिर LOC लाइन बन गई, फिर शिमला एग्रीमेंट कर दिए गए, फिर आपस में
दोनों पक्ष विचार विमर्श करके ये प्रश्न सॉल्व करेंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन इससे हमारा जो कश्मीर का प्रदेश पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था वो तो कभी हमें नहीं मिला। दोस्तों, जैसे 370 की कलम कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नाबूद कर दी, वैसे ही अब समय आ गया है कि हम सीज़ फायर के एग्रीमेंट को भी फेंक दें और गिलगिट बल्टिस्तान और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है उस पर पुनः जाकर उनकी जनता को आज़ाद कराए। वो भी भारतीय नागरिक ही है, उस पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, भूखमरी की हद पर वो हैरान परेशान है, वो आज़ादी चाहती है। लेकिन अभी अभी पाकिस्तान ने जो जनसंख्या गणना शुरू की है उसमें उन पर कंपलसरी कहा गया है कि वो अपने आप को पाकिस्तानी नागरिक दिखाएं। तो ये पाकिस्तान एक टेक्निकल भूमिका भी खड़ी कर रहा है। इसके सामने हमें घोर विरोध तो करना ही है, लेकिन अगर हो सके तो कोई मिलिट्री एक्शन भी लेना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसमें कभी पीछे हट नहीं करेगी। दोस्तों, देखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज़ादी और स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों का क्या कहना है। देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। लोगों का जीना मुश्किल है, जिंदगी उनकी मुश्किल है, वो मर रहे हैं, रो रहे हैं। अगर हम देखें दो हिस्से हैं, मिल रहा है ना, तो कोई खाने की चीज नहीं, कुछ चीजें इतनी महंगी है कोई खरीद नहीं सकता, घरों में मुश्किलात में लोग पड़े हैं, बहुत तकलीफ। सर अगर हम देखें दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तान को मिला था, एक इंडिया को मिला था, मतलब हो गए थे। सर अगर हम बात करें, हमने अपने हिस्से में से गिफ्ट भी किया चाइना को 10% हिस्सा। सर आप मुझे बताएं कि हमने कितनी डेवलपमेंट की है और इंडिया में कितनी डेवलपमेंट, कौन इस टाइम खुश है? सर इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं, अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। सर ये बात आप बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? नहीं, डर लग रहा है, लेकिन मरना तो है ना। इस बात से मरना बेहतर है कि जिंदगी, एक गरीब की जिंदगी रोडों पे अस्पतालों पे भूख से मरे तो एक बार मार के अल्लाह के पास जाएगा बस। सर हमारी हुकूमत जो है ना, वो अगर देखे तो बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड नहीं करी इंडिया से, कोई सामान नहीं ले रही, दुबई के रास्ते से आ रही है। लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बैरूनी मुल्कों से पैसे लेके खा रहे हैं, उनको ना तो उनको कुछ दे रहे हैं ना इनको कुछ दे रहे हैं। सर क्या करना चाहिए हमें? अल्लाह उन पे कुछ आजाद डाले तो खुद, और हम क्या कर सकते हैं। कोई नौकरी के लिए जाता है 30-30 लाख रुपए मांगते हैं, मेरिट पे आता है उसको पीछे कर देते हैं, दूसरों को सिफारिश पे जो हुक्मरान बनते हैं, MLA बनते हैं, वो पूछते ही नहीं बाद में क्या है, उन पे चक्कर लगाते बस थक क्या मोड़ का गरीब घर बैठ जाता है। क्या उठते तो हैं, तो फिर इधर की वो जो वडेरे लोग हैं, हुक्मरान है, वो पुलिस के साथ दूसरों के साथ मिले उनको दबा देते हैं, मारते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं, स्कूलों में नहीं छोड़ते, रोडों पे, फिर क्या करें। बिजली महंगी ना मंजूर, तेल महंगा ना मंजूर, गैस महंगी ना मंजूर, आटा महंगा ना मंजूर। महंगाई से आवाम परेशान, हुकूमत कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, चीनी, अशय खुर्दोनोश सब कुछ महंगा। हुकूमत की तरफ से सस्ता आटा मिल नहीं रहा, गैस दस्तयाब नहीं, आवाम सरापे एहतजाज है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की क्या सिचुएशन है। वैसे ही सिंधु नदी के जो पानी की बात है उसमें भी भारत ने काफ़ी गड़बड़ कर दी थी। पंडित नेहरू सरकार ने पाकिस्तान को 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया गया था। इसके बारे में भी पुनर्विचारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो पानी दिया जाता है वो वहाँ के गरीब किसानों को तो मिलता नहीं खेती के लिए, वो वहाँ के जो ज़मींदार है, जो भारत के सामने हमेशा जहर उगलते रहते हैं, वही खा जाते हैं और वही समृद्ध हो रहे हैं।
अगर पाकिस्तान का आम नागरिक या आम गरीब किसान उससे समृद्ध होता हो तो हमें खुशी होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उस सिंधु नदी के करार को भी रद्द कर देना चाहिए, चाहे इनसे लड़ाई की भूमिका और तेज हो और हमें लड़ाई भी करनी पड़े तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। दोस्तों, ये तो रही भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो लड़ाई की संभावना है उसके कारण। चीन में भी हाल ही में जिनपिंग ने फिर से जीवन पर्यंत अपनी हुकूमत एस्टैब्लिश कर दी है। चीन से भी हमें बहुत कुछ खतरा है। ये खतरा सामरिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है। और चीन नहीं चाहता कि भारत विकास के कदमों पर आगे बढ़े। और जिस तरह से भारत में विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आ रही है, उससे भी चीन की बौखलाहट अब छुप ही नहीं रही है। तो दोस्तों, ये सब कारण है कि हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो सकता है और कूटनीतिक रास्तों से ये सारे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं तो वो भी कोशिश होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारे विपक्षों की स्थिति, क्योंकि वो भी कभी चीन और कभी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि आप आइए और हमें मदद कीजिए और हम भारत में सत्ता में आ जाए। ईडी और सीबीआई से उनको बहुत घबराहट हो रही है। हाल ही में सारे विरोध पक्ष एक हुए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी को एक चिट्ठी लिखी कि ये सारी जांच जो विपक्ष के शीर्ष नेताओं और उनके कुटुंबीजनों पर, उनके फैमिली मेंबर पर जो हो रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल वेंडेंटा है। हम विपक्ष में आपके खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके कारण हमारे पर ये ईडी और सीबीआई के हमले होते हैं। लैंड फॉर जॉब का मामला हाल के दिनों तक शांत था, लेकिन अचानक इस मामले में ईडी और सीबीआई की एंट्री ने लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि देशव्यापी रेड में ईडी ने लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत लालू की 3 बेटियों के पास से 70 लाख रुपए कैश, 2 किलोग्राम से ज्यादा सोना और 900 अमेरिकी डॉलर बरामद किए हैं। बरामद सोने में 1.5 किलोग्राम जेवर हैं, जबकि 540 ग्राम सोने के सिक्के हैं। ईडी के अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि दिल्ली, एनसीआर, बिहार और झारखंड के कुल 24 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। तेजस्वी यादव के अलावा लालू की 3 बेटियों रागिनी यादव, चंदा यादव और हेमा यादव के घर भी रेड डाली गई। पटना में लालू यादव के करीबी आरजेडी नेता अबू दुजाना के घर पर भी छापा पड़ा। ये छापेमारी लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। लालू यादव और राबड़ी देवी से पिछले दिनों सीबीआई की टीम ने इसी सिलसिले में पूछताछ भी की थी। दरअसल ये मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान का बताया जाता है। आरोप है कि उनके परिवार को तोहफे में जमीन के बदले लोगों को रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दी गई। जहां भारत में दोनों एजेंसियां लालू यादव के परिवार से पूछताछ कर रही हैं, वहीं सिंगापुर में बैठी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ताबड़तोड़ ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर हमले बोल रही हैं। रोहिणी आचार्य ने आज सुबह एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में लिखा कि तुम्हारा जितना जुल्म होगा राजद उतना मजबूत होगा। दूसरे में लिखा कि लोकतंत्र की बर्बादी की निशानी है छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं पर जुल्म की जो कहानी है। तीसरे ट्वीट में जिक्र किया सीबीआई ईडी तो बहाना है, इनका असली मकसद समाजवादियों को मिटाना है। मित्रों, सारी भारत की जनता बहुत खुशखुशाल है। ये ईडीआई और सीबीआई की जितनी गिरफ्त इन लोगों पर ज़्यादा बढ़ेगी, जनता में जुस्सा और बढ़ रहा है। जनता चाहती है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को तो तुरंत जेल के हवाले कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, चाहे डीएमके हो, चाहे समाजवादी पक्ष हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे उद्धव जी हो और चाहे
तेलंगाना के केसीआर हो, इन सब लोगों का परिवार, लालू प्रसाद यादव का तो पूरा फैमिली, ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी तो एक मुखौटा है। सामाजिक न्याय का नारा तो एक मुखौटा है। अल्पसंख्यक का विश्वास प्राप्त करना वो भी एक दिखावा ही है। एक्चुअली वो चाहते हैं सत्ता, और सत्ता के माध्यम से वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और राज सिंहासन पर आज़ादी से उन्होंने खूब मलाई खाई है, उसको याद करते हैं। दोस्तों, इसी राजनीति से, ऐसी राजनीति से ही देश एक हास्यास्पद परिस्थिति पर पहुंच जाता है। ऐसे लोगों से हम लोकतंत्र को मजबूत बनने की क्या उम्मीद कर सकें? हम क्या उम्मीद कर सके कि ये लोग कभी भारत को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? ये भारत के संविधान में बताए गए मूल्यों को प्रामाणिकता से पालन करेंगे? ये कोई मानने की चीज़ नहीं है। इनको चाहिए सत्ता का सुख। भारत की जनता, भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता इनके लिए कुछ माने नहीं रखती है। यही तो हमारी विनम्रता है, यही तो हमारे लोकतंत्र का दर्द है। दोस्तों, देखिए, इसके बारे में हमारे सोशल मीडिया पर कुछ एक वीडियो बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चाणक्य ने कहा था कि जब दुश्मन के खेमे में खलबली हो तो समझना चाहिए कि राजा कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में दुश्मन तो होते नहीं, डेमोक्रेसी में प्रतिद्वंदी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो विरोधियों के खेमे में इस समय बड़ी खलबली है, बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है। और 8 पार्टियों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। मुझे लगता है कि पिछले 8-9 साल में शायद ये पहला पत्र होगा जो प्रधानमंत्री को लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? कह रहे हैं कि माई बाप हमको बचाइए, हमको भ्रष्टाचार की जांच से बचाइए, केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच को रोकिए, हमें भ्रष्टाचार करने दीजिए। देखिए, मिलजुल कर करते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। जैसे चल रहा था 2014 से पहले, आज़ादी के बाद से 2014 तक जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। आप भी खाइए, हमको भी खाने दीजिए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। समस्या यहीं से शुरू हुई। जब ये नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो लगा लोगों को कि ये महज एक जो है चुनावी जुमला है, चुनावी नारा है। चुनाव खत्म, नारा खत्म, इसके बाद तो कुछ होना नहीं है। जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहेगा। तो सब निश्चिंत थे, सब ने अपना खाने पीने का धंधा जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे शिकंजा कसने लगा। जांच एजेंसियों की जांच शुरू हुई और जांच में जो है धीरे धीरे नेता उसकी जकड़ में आने लगे, तो परेशानी बढ़ने लगी। तो पहला आरोप ऐसे में क्या लगता है? ये राजनीतिक बदले की भावना से है। तो राजनीतिक बदले की भावना क्या है इसमें, क्यों है? इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि सत्तारूढ़ दल के जो विरोधी हैं उनके भ्रष्टाचार की जांच नहीं होनी चाहिए, या जो सत्तारूढ़ दल के विरोधी हैं उन नेताओं को, उन पार्टियों को भ्रष्टाचार की छूट होनी चाहिए? इससे ध्वनि तो यही निकलती है। कहा गया है कि जो है अभी तक तो देश में जो है आप मानेंगे कि डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर आगे उसी चिट्ठी में कहा गया है कि देश धीरे धीरे अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। तो भाई तय कर लीजिए, डेमोक्रेसी है या नहीं है? दोनों बातें कह रहे हैं। और ये सभी नेता दिन रात मोदी को कहते हैं कि वो तानाशाह हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर उनसे आप ये मांग क्यों कर रहे हैं? क्यों वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग रोक देंगे? उसका कोई एक कारण तो उनको बताइए। ओंकार जी, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी संस्था हो, आप बोल दीजिए ना कि साहब हमने कोई जमीन नहीं ली है, ये हम जमीन हमारी नहीं है, हम नहीं जानते ये किसकी। बात खत्म हो गई। आपको उसको अटैच करना है, आप कर लीजिए। हाँ, जिन लोगों ने ये कहा है कि इन्होंने हमें नौकरी के बदले हमसे जमीन लिखवाई गई है, तो वो लोग बताएंगे कौन है। तो देखिए, स्थिति बहुत सिंपल है। यहाँ पे
अगर आपने गड़बड़ नहीं करी है तो आप खुल के बोल दीजिए कि ये जो जमीनों के एड्रेस और पते आप लोगों ने दिए हैं, इस जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इन सारी जमीनों को अटैच कर दो, कुर्की कर दो, सरकारी जमीन डिक्लेयर कर दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लिखित क्यों दे रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरा, अगर लोगों ने ये कहा है कि लालू जी ने सत्ता में रहते हुए उसका पावर का दुरुपयोग किया और हमसे जमीनें लिखवा ली, तो सर किसान के पास जमीन होगी? ऐसा तो है नहीं कि वो सीधा लालू जी के यहां पहुंच गया होगा कि सर ये लो जमीन, नौकरी का कागज दे दो। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जैसा मैंने लीकर घोटाले में कहा था, यहां पे भी एक पूरा तंत्र होगा। कुछ मिडलमैन होंगे जिन्होंने नौकरी करने वाले जब लोग आए होंगे तो उन पे नजर रखी होगी, उससे पूछा होगा तेरे पास कितनी जमीन है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, क्या है। तो कुछ ना कुछ, जिसको वो बोलते हैं मिडलमैन या दलाल किस्म के लोग, मंत्रालयों के आसपास घूमते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 70 साल से दलाली चल रही है इस देश में। सवाल ये है कि अगर उन लोगों ने इन लोगों को पकड़ा कि भाई तुम्हें नौकरी चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें 5 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ जमीन आपको बेचनी पड़ेगी या किसी और के नाम लिखनी पड़ेगी, आपके पास पैसा तो नहीं है। अगले ने कहा जी पैसा तो नहीं है, तो बगैर पैसे के कैसे काम होगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। उसने कहा साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो क्या है तुम्हारे पास? जमीन है। जमीन का क्या भाव है? 20,000 रुपए एकड़, 40,000, 50,000, जो भी वहां का अप्रोक्सीमेट रेट होगा, थोड़ा कम दिखा के, ज्यादा दिखा के, जैसे भी, क्योंकि खरीद तो रहे नहीं हो। किसी ने भी जो जमीनें अपने नाम करी है उसे खरीदी तो नहीं है, चाहे उसका रेट आप 20 लगाओ या 40 लगाओ या 1 लाख लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सिर्फ उसको इतना कहना है, देखो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तेरे को 5 एकड़, 10 एकड़, जितनी तेरी जमीन है ये ट्रांसफर करनी होगी। तेरे को जमीन का क्या करना है, वैसे ही घाटा का सौदा है। तो तुम एक काम करो, जमीन जमा कराओ, इस नाम पे ट्रांसफर करो और जाके सरकारी नौकरी करो। तुम्हें जिंदगी भर तनख्वाह तो मिलेगी, 20-50 हजार रुपए महीना जो भी है आपकी। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के अगर इनको लगता है कि इस तरह का घपला नहीं हुआ है, तो लालू जी के परिवार को तो खुल के बोल देना चाहिए कि साहब इसमें जमीन में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठे हैं। अगर ये कहते हैं कि ये जमीन हमने दी है, तो साहब हमारी जमीन नहीं है, और अगर हमारी जमीन है तो कब और किससे खरीदी वो कागज दिखवा दीजिए, उसका ट्रेस बैक हो जाएगा किसने कब की जमीन खरीदी। तो कुल मिला के ये, क्योंकि एसेट जमीन पे है, ये लीकर की तरह नहीं है कि साहब कितनी पेटियां बिकी और कितनी गायब हुई। वहां तो बड़ा मुश्किल है ढूंढना कि कितना पैसा 6% दिया गया सरकारी सिस्टम का निकाल के पॉलिटिकल पार्टी को। वहां तो क्वांटिफिकेशन मुश्किल है, यहां तो कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारे एड्रेसेस आपके पास हैं, पेपर आपके पास है। तो मेरा ये कहना है लालू जी के परिवार से कि अगर आपको लगता है कि आपने गड़बड़ नहीं करी है, तो एक हलफनामा दाखिल कर देना कोर्ट में कि ये जो 25, 30, 40 प्लॉट, ये जो हमारे नाम पे करप्शन का एलिगेशन लगाया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट इसको जब्त करे, कुर्की करे, सरकारी जमीन घोषित करे, हमें क्या लेना देना। तो मुद्दा वहां क्लियर होता है। और अगर उसकी पूछताछ होती है तो सर घबराने की क्या बात है। जब आपने क्राइम किया ही नहीं तो क्यों घबरा रहे हो। और सवाल का जवाब ना देके कि लालू जी बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, सबको पता है, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन आप शिक्षा मंत्री हैं इसलिए आपको शराब घोटाला करने दिया जाएगा। आप बीमार हैं इसलिए आपके क्राइम की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। सर ये तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि बीमार आदमी एक्सेप्शन है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भारत में एक राजनीतिक तेज हलचल पैदा हो चुकी है और 2024 तक तो वो चरम सीमा पर पहुंचेगी। अब बात करते हैं भारत जोड़ो आंदोलन चलाने वाले राहुल जी की। जब तक कन्याकुमारी से चले तब तक तो दाढ़ी बनाकर तपस्वी के वेश में वो एक बहुरूपीपन था, लेकिन तपस्वी के वेश में वो चले। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण हुई तो वो सूट बूट में पहुंच गए लंदन, और लंदन में पहुंच गए तो जो टूल किट का जो बाकी का भाग जो वहाँ करना था वो उन्होंने किया, कैम्ब्रिज में किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कुछ कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा।
अपने साथ उन्होंने एक अपने पाकिस्तानी दोस्त प्रोफेसर को रखा, जिसकी मीडिया में बहुत आलोचना हो रही है। और जब G20 देशों के प्रमुख नेताओं का मिलन भारत में हो रहा था और बड़े उत्साह से भारत उसकी मेज़बानी कर रहा था और दुनिया में इसके कारण भारत का जब डंका बज रहा था, उसी समय को फिर उन्होंने पसंद किया। जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर आए थे, तब शाहीन बाग में संघर्ष किया गया, खूनी संघर्ष किया गया ताकि भारत को बदनाम करा सके। वैसे ही G20 में प्रधानमंत्री जी और भारत को कोई क्रेडिट न मिले, या भारत मानव अधिकार का कितना भंग कर रहा है, लोकतंत्र वहाँ कितना ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में नारे लगाकर भारत को जितना हो सके बदनाम किया जाए। वहाँ अल्पसंख्यकों की कोई गति नहीं है, सिख धर्म की कोई इज्जत नहीं है, किसी भी माइनॉरिटी के आदमी को, क्रिश्चियंस की कोई इज्जत नहीं है। ऐसी बातें विदेश में कहकर उन्होंने भारत की सारी तस्वीर को धूमिल करने की कोशिश की। ये बहुत ही बड़ी दुखद बात है। भारत की उभरती बौद्धिक छवि को उन्होंने नुकसान करने की बहुत बड़ी एक कुचक्र चलाया और भारत में जितनी हो सके उसकी उतनी भर्त्सना करनी चाहिए। बल्कि राहुल जी के तो राजनीतिक इतिहास का रिकॉर्ड जो है उसमें यह लिखा जाएगा और ये बात उसको पूरे राजनीतिक जीवन के दरमियान प्रश्न खड़े करती रहेगी। दोस्तों, राहुल जी ने अपनी ये बहुत घातक छवि बना ली। चीन और पाकिस्तान को उन्होंने भारत से भी बहुत बड़े और अच्छे देश बताए। ये नहीं बताया कि चीन के साथ उन्होंने जो संधि की है उसमें क्या है, क्यों की है, चीन से पैसा लिया, क्यों लिया, कहाँ उन्होंने यूज़ किया, कुछ नहीं बताया। लेकिन भारत की बदनामी करने के लिए ऐसे देशों को भी उन्होंने बहुत अच्छे बचाए जिन्होंने हमेशा भारत का विरोध किया है और जिन्होंने हमेशा भारत से दुश्मनी की है। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, आप खुद ही अपनी राय बनाइए। भारत में लोकतंत्र के खतरे में होने का दावा करने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक तस्वीर के जरिए सवाल उठाया। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक तस्वीर ट्वीट की है और इस तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। शहजाद पूनावाला के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम कमल मुनीर है और वो पाकिस्तान में प्रोफेसर है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र इतना बदल गया है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन अमेरिका, यूरोप इससे अनजान बनकर बैठे हुए हैं। यानी कि राहुल ने अमेरिका और यूरोप को भारतीय लोकतंत्र में दखल देने के लिए उकसाया था। अब शहजाद पूनावाला ने तस्वीर के जरिए राहुल गांधी से पूछा है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है कि हमें याद है कि कैसे मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानी हस्तक्षेप चाहते थे। अब राहुल गांधी भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। कमल मुनीर के साथ मंच साझा करते हुए भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। ये व्यक्ति कौन है ये स्पष्ट है और ये शर्मनाक है। और विदेश में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते उठाते कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें अब देश में किसी से उम्मीद नहीं। वो चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के देश इसमें दखल दें। 2 दिन पहले लंदन में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हो चुका है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो उन्हें अचंभे में डाल रही है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप की खामोशी। राहुल गांधी के मुताबिक अमेरिका और यूरोप खामोशी से देख रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र पहले जैसा है। राहुल गांधी यानी कि अमेरिका और यूरोप से मांग कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें आना चाहिए साथ में। क्या विदेशी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी? इस बयान के जरिए तो ऐसा ही लगता है। एक तरफ राहुल के मंच पर एक पाकिस्तानी प्रोफेसर नजर आता है,
दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान कि अमेरिका और यूरोप सब कुछ देखते हुए भी कुछ कर क्यों नहीं रहे। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people. बंधुगण, विषय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का है। जब हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग चल रही है, उस समय राहुल गांधी जी का जो व्यवहार ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में रहा है, वह देश से छिपा नहीं है। और कोई पहली बार राहुल गांधी जी ने विदेशी यूनिवर्सिटी में या विदेश में जाके हिंदुस्तान के खिलाफ कहा हो, ऐसा भी नहीं है। किंतु विषय आज गंभीर इसलिए बनता है, जहां विश्व के सबसे ताकतवर 20 देश हिंदुस्तान में मौजूद हैं। आज भारतवर्ष होस्ट है। भारतवर्ष G20 का अध्यक्षता कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा विश्व उनके नेतृत्व का लोहा मान रहा है और हम धन्यवाद भी करेंगे और उचित भी है। न केवल ये 20 देश अपितु समग्र विश्व के तमाम देश आज हिंदुस्तान को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रहे हैं और मुक्त कंठ से भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने तो कहा कि नरेंद्र मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सनैलिटीज इन द होल वर्ल्ड। कोई ऐसा देश नहीं बचा है जो ये नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान ब्राइट स्पॉट नहीं है। सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान के वर्तमान और हिंदुस्तान भविष्य में किस प्रकार का किरदार रहेगा, इस विषय को लेकर बड़े स्पष्ट रूप से अपने विषय को रख रहे हैं। यहां तक बातें की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यदि उसमें भी हस्तक्षेप करना है, उसे भी रोकने की क्षमता किसी में है, तो तमाम देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी से इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ इंडिया एंड द ब्राइटनेस विथ विच इंडिया इज मूविंग, और दूसरी तरफ जहां पूरा विश्व हिंदुस्तान के लिए आज अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वही हिंदुस्तान का प्रमुख विपक्षी पार्टी और उस विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर कह रहे हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र शेष नहीं रहा, हिंदुस्तान की जुडिशियरी फेल्ड जुडिशियरी है, हिंदुस्तान का मीडिया बिका हुआ मीडिया है, हिंदुस्तान आज एक ऐसा देश नहीं है जहां आप जाके इन्वेस्ट कर सके। बंधुगण, सोचिए, आज तमाम कंपनियां पूरे विश्व से वो हिंदुस्तान में आकर निवेश करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहां तक कि चीन से कंपनियां छोड़ करके भारतवर्ष में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। यह पहली बार 70 वर्षों में हुआ है। और वहीं पैरेलली राहुल गांधी ब्रिटेन के एक बड़े यूनिवर्सिटी में जाके लोगों के बीच में कहते हैं कि हिंदुस्तान कतई मत चले जाना, अगर आप हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो हिंदुस्तान से खतरनाक स्थान और कोई नहीं है। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो जाएगी तो जुडिशियरी आपकी सुनेगी नहीं, क्योंकि जुडिशियरी कॉन्स्ट्रेंट में है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। मीडिया वहां सच नहीं दिखाता है, जो परिस्थिति मीडिया हिंदुस्तान की दिखा रही है वो हकीकत नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र डेंजर में है और लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। यह संदेश विश्व के एक बड़े प्लेटफॉर्म में खड़े होकर
राहुल गांधी पूरे विश्व को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो से जाना, वैसे आपके पास ये सारी चीज़ें आ ही जाती होती, आप देखते ही रहते हैं, लेकिन हमारा मकसद यह है कि पुनः पुनः राष्ट्र प्रेमी लोगों के पास ये बातें करना, ताकि इतिहास में हमने जो धोखे खाए हैं, इतिहास में हमने जो मुश्किलें देखी हैं, उसको फिर से हम रिपीट न करें। एक जागते हुए देश, एक सांस्कृतिक प्रतिबद्धता वाले देश और आगे बढ़ते हुए देश को हमेशा सावधान रहना चाहिए। बस यही हमारी भूमिका है और हम यही एक निवेदन करते हैं आपसे कि जागते रहो, जागो इंडिया जागो। 2024 में कांग्रेस और भ्रष्ट विपक्षी सब पार्टियां चुनाव में एक भी हो जाए तो भी हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि उसका घोर पराजय करें और जहाँ जहाँ ऐसे आपको देश विरोधी तत्व मिले वहाँ एक दीवार बनकर आप सब खड़े हो जाए। यही राष्ट्र प्रेम सिखाता है और यही राष्ट्र प्रेम कहता है। दोस्तों, अब चलते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खुद उनके बुद्धिजीवियों की ज़ुबानी हम देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से अपनी एक गर्ता में डूबता जा रहा है। उसके बारे में वहाँ के लोगों की सोच क्या है, बुद्धिजीवी क्या सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एक ऐसे वीडियो जो पड़ोसी देश से आए हैं। साथियों, जैसा कि आपने सुना है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि तमाम तालीमी इदारों में जो हमारी लड़कियां हैं स्टूडेंट्स और जो फीमेल यानी ख़वातीन हैं टीचर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टाफ है औरतों का, वो हिजाब लाजमी पहनकर आए, वरना उनको उसकी सज़ा दी जाएगी या जुर्माना किया जाएगा। सवाल यह है कि इस वक्त तनवीर इलियास साहब को ये क्या ख्वाब आई है या उनको क्या ज़रूरत महसूस हुई है कि वो बजाय लोगों को रोटी पानी, आटा, दाल, चीनी और बिजली के फराहमी के बजाय लोगों के ऊपर इस किस्म के कवानीन नाफिज कर रहे हैं। जाहिर है इससे पहले बजाय इसके कि आटे के लिए कोई पैसा होता या बिजली के लिए कोई रकम बचा के रखी जाती या लोगों की तनख्वाहें दी जाती, जो कि तनख्वाहें नहीं दी गई। 4-4 महीने 5-5 महीनों से गवर्नमेंट सर्वेंट्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही। इन्होंने मिलियंस, लाखों रुपए से रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, यानी कि एक ऐसी रियासत में जो सेकुलर होनी चाहिए, जहां मजहब का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, बल्कि सिविल कोड जो होता है कानून के तहत तमाम शहरियों को उस कानून का पाबंद करके वहां पे इंसाफ फराहम करना चाहिए। ये भूल रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में तकरीबन 70% जो है वो हिंदू और सिख हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में लद्दाख में जो है वो बुद्ध मत हैं, क्रिश्चियंस हैं और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और इन हालात में ये लागू करना, ये ना सिर्फ हमारी जो तहरीक आज़ादी है POJK में, उसको सैबोटाज करने का एक तरीका है कि औरतें, चूंकि मैं हमेशा कहता हूं कि औरतें निकलेंगी तो यहाँ इनकलाब आएगा। औरतें आगे बढ़ रही हैं और जो मैं देख रहा हूं इस वक्त औरतों से जो मुझे फीडबैक आ रहा है वो यही है कि औरतें इस वक्त इनकलाब के लिए बस तुली बैठी हैं, बस एक आंच की देर है। किसी वक्त भी जो है हमारी औरतें अपने हकूक के लिए और पाकिस्तान से आज़ादी के लिए और तनवीर इलियास जैसे जो है गोंगलूज, इनसे जान छुड़ाने के लिए सड़कों पर निकल सकती हैं, किसी वक्त भी निकल सकती हैं। तो औरतों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने मजहबी जबर का इस्तेमाल करते हुए ये मैंडेटरी नोटिफिकेशन जारी किया है कि सारी औरतें जो है वो हिजाब पहन के दफ्तरों, अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आएंगी। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हम बात करने वाले हैं
पाकिस्तान के उस प्रोविंस की जहां पर काफी ज्यादा लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपनी आजादी की मांग करते नजर आ रहे हैं। यूं तो अगर हम पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या फिर हम गिलगित बल्टिस्तान, हर जगह लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है और उस सब के भी चलते काफी वहां पर गहमागहमी देखी जा सकती है, लेकिन अगर हम सिंध, गिलगित बल्टिस्तान और बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा उससे शदीद उसमें तादाद में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपनी आजादी की मांग रख रहे हैं। इसी सब पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफी बुरफत साहब, मुत्तहदा महाज के से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से बुरफत साहब। जी जी, मेहरबानी जी। ये सिंध मुत्तहदा महाज जी। बुरफत साहब, सिंध में हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि वहां पर फ्लड की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सिंध को काफी ज्यादा इग्नोर भी किया है और इस सब के चलते वहां पर लोगों में काफी नाराजगी है। आप इस सब पर क्या आगे कुछ जानकारी अगर हमारे साथ कुछ साझा करना चाहें तो? जी, सबसे पहले तो मेहरबानी आपकी। मैं समझता हूं कि जो बुनियादी बात हमें समझनी है कि हमारी इस रीजन को अननेचुरली एक ऐसी स्टेट के नाम पर बनाया गया जिसने पूरी, यानी इसके अंदर रहने वाली जो तारीखी कौमें हैं उन कौमों को और उनके तारीखी जो वतन हैं उनको एक तरह से गुलाम बनाकर उनके खिलाफ सियासी जबर का इस्तेमाल हुआ है और मुआशी लूटमार जो है वो की गई है। और ये सब कुछ किया है पंजाब ने, पाकिस्तान का जो पंजाब है जो लैंडलॉक एक नेशन है। और पंजाब ने ये क्यों किया? इसलिए कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो ये वाहिद नेशन है पंजाबी मुसलमान, पंजाबी हिंदू नहीं, पंजाबी सिख नहीं, पंजाबी मुसलमान, ये अंग्रेज के वफादार और दलाल रहे। जिस तरह जना थे एज अ लीडर, जना वो जो था दलाल था अंग्रेजों का, एज अ मुस्लिम नेशन के तौर पर पंजाबी यानी दलाल थे। तो अंग्रेजों ने जाते जाते उनको डिवीजन करनी थी भारत की, वो की गई और पाकिस्तान जो था वो इनके हथे चढ़ गया पंजाबियों के। मैं समझता हूं कि जब तक इस रीजन को इसकी रीशेप नहीं, इसका रियल शेप जब तक बहाल नहीं होता, और रियल शेप ये है कि इस इलाके में सप्त सिंधु देश के बाद ये पूरा इलाका जो है वो सिंधु देश है। और मैं आपको बताता चलूं कि हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं, आजकल मैं बड़े उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो सराइकी जो इलाका है या मुल्तान के जो लोग हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो भी इस वक्त अपने व्यूज का जो इजहार करते हैं कि भाई हम जो मुल्तान तक सिंध था, माजी का जो सिंध था वो मुल्तान तक था। मैंने पहले भी शायद आपके इसमें प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया था कि पठानों खान एक बहुत बड़े यानी वहाँ के लोक फनकार थे, उनसे इंटरव्यू लिया गया सराइकी इलाके के मुल्तान के। तो उनसे सवाल किया गया कि आप पठानों खान आप कौन हैं? तो वो कहता है कि असी सिंधु दरिया ते रहने वाले, असी सिंधी हैं और कौन है। तो इसी तरह जब मुल्तान सिंध था उसी टाइम पीरियड में महाराजा दाहिर के ज़माने में पंजगूर और आप देखेंगे ये सारा जो जिसको आज बलोचिस्तान कहा जाता है, ये सारा रीजन भी सिंध था। और मैं यहाँ दूसरा एक नाम लूँगा, हमारे यानी बहुत बड़े बलोच मज़ाहमतकार हैं जिनको हम सब जानते हैं, सारी बलोचिस्तान और सिंध के लोग उनका एहतराम करते हैं, जनरल शेरोफ के नाम से, शेर मोहम्मद मरी। उन्होंने भी 1987 को गालबन वो सिंध आए थे और उन्होंने कहा कि सिंधु देश मुल्क बनेगा, उसका बलोचिस्तान को सूबा बनना चाहिए। ये उनकी राय थी, मैं राय नहीं दे रहा अपनी। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कि जब तक हम इस रीजन को रियल शेप में बहाल नहीं करते, पाकिस्तान के फाशिज्म को तोड़ते नहीं, पंजाबी फाशिज्म को नहीं तोड़ेंगे, तो ये चीजें चलती रहेंगी। सिंध में इस वक्त क्या हो रहा है कि वहां पर लोग सड़कों पर हैं। साईं ज़ैन शाह की सरबराही में आज हजारों लोग जो है वो सड़कों पर हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि सिंध के साथ ज्यादती बंद करो, सिंध को गुलाम बनाना बंद करो। जिया सिंध कौमी महाज के रहनुमा सनान खान कुरैशी वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, रियाज चांडियो वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर दीगर जो रहनुमा है, हर एक पार्टी का रहनुमा, सियासी वर्कर, दानिश्वर, अदीब सारे जो हैं वो सड़कों पर हैं कि सिंध का वजूद खतरे में है। ये रेडियो हिमालय है। आज मार्च 2023 की 11 तारीख और हमारे स्टूडियो की घड़ियों में शाम के 4 बजे चाहते हैं। अब आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा से खबरें सुनिए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपर नीलम को ज़िले का दर्जा देने की तहरीक में शिद्दत आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ लोग सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरे किए, जिनमें स्टूडेंट्स, वकला और सिविल सोसाइटी सब ने शमूलियत इख्तियार की। ये मुजाहरे खरीगाम, यूसी धूदनिया के मोजाजात, दोस्त, शेख बेला, चांगन और यूनियन काउंसिल द्वारिया में किए गए। मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए स्कर्दू, द्यामर और गांचे में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जबकि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि रेट ना बढ़े तो 20 मार्च को पूरा मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान जाम कर दिया जाएगा। ये ऐलान गिलगित में गुज़िश्ता रोज़ मुजाहरे के दौरान किया गया। मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस गुत्थम गुत्था हो गए। ठेकेदार बरादरी तमाम रुकावटें तोड़कर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस गिलगित के बाहर पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां शदीद नारेबाजी की गई। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर के ज़िले हेडक्वार्टर ईदगाह में लोड शेडिंग के खिलाफ लोगों ने शाम से रात तक चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया। मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत गिलगित में मोहम्मदी मोहल्ला कशरोट के वकीलों ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया है। गिलगित में आटा बहरान गहरा हो गया है। फी शख्स 5 किलो आटा दिया जा रहा है, जो 1 महीने के लिए नाकाफ़ी है, और जगह जगह लोग आटा डीलर्स से झगड़ा कर रहे हैं। आटा, आलू, प्याज, टमाटर, चीनी, घी, तेल, गोश्त समेत 29 यानी 29 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई 42.27% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहर नकियाल की बार एसोसिएशन ने मुतनाज़ा मरदमशुमारी का बाइकाट करने का ऐलान किया है। आप रेडियो हिमालय सुन रहे थे। अगले न्यूज़ बुलेटिन तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। देखिए अबसार आलम साहब, मैं समझता हूँ, मेरा माई हैट ऑफ फॉर देम, उनके लिए खासकर कि वो इस वक्त में, इस टाइम पर जिस तरीके से वो अपने आप बीतियां, ही इज अ वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और सहाफत के लिए और आज़ादी सहाफत के लिए मैं समझता हूँ उनकी बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह के इंसानों की वजह से पाकिस्तान के अंदर कुछ तब्दीली आएगी, लोगों को मलाल होगा जो करते रहे हैं। आज उन्होंने फिर हर पाकिस्तानी के ज़मीर को झंझोड़ा है। आज जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, मैं समझता हूँ उससे अगर पाकिस्तानी कोई भी जरा सोचे तो उसका सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक जाएगा उसको पढ़ने के बाद। उन्होंने जो पहले खैर जो लिखा था आर्टिकल, वो भी बहुत ज्यादा था, उसमें भी खासकर लोगों के अपने इख्तियारात को मिसयूज करना, अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के अपने इंटरेस्ट के लिए बिजनेसमैनों को तंग करना। और आज तो खैर उन्होंने पाकिस्तान, गैरतमंद पाकिस्तानियों की गैरत की धज्जियां उड़ा दी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अपने मकासद को हल करने के लिए किस तरीके से लड़कियां को, पाकिस्तानी बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूं
कि अब इससे आगे क्या देखना होगा। इससे आगे अब इमरजेंसी है, आपने खुद जिस तरह फरमाया है आरजू, इसके बाद इमरजेंसी की मैं समझता हूं इमरजेंसी का जवाब पैदा हो जाता है। अबसार आलम साहब के अगर दोनों आर्टिकल पढ़ें, या तो फिर ये जो लोग इसके जिन्होंने ये किया है, या उनके कोर्ट मार्शल हो, उनको सजा दी जाए, उनके ट्रायल पब्लिक में किए जाए, या तो ये हल है, या फिर इमरजेंसी है, या फिर मार्शल आए, उसके अलावा तो दूसरी चीज कोई नहीं। क्योंकि ये एक पस्तियों की एक डेप्थ है जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिख दी। मैं खुद शर्मिंदा हूं उनका आर्टिकल पढ़ के, बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऑन द मीडिया कि जो कुछ उन्होंने लिखा है। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी को चाहिए कि ये दोनों आर्टिकल जो है उनके जरा तफसील से, जिनको आदत बन चुकी है कि अयूब खां के बाद से अब तक इन्होंने ये इसी तरह के द्योता क्रिएट किए हैं हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की। हमारे लिए एक द्योता क्रिएट किए जाते हैं एजेंसियों के जरिए। एजेंसियों को ऑर्डर दिया जाता है कि भाई अब लोगों को टीवी आपके चैनल्स पे साफ रिपोर्टिंग करनी है, खिलाफ अमीरुल मोमिनीन बनाना है, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, फिर मारते हैं, फिर लेजिस्लेशन के लिए उठा के लाते हैं। देखिए, मुझे उन पे दुख है, इस पे क्या दुख होना है? इसके इख्तियार में क्या है? कुछ भी नहीं। तो जनरल फैज को भी तो बुलाया नैब ने, नहीं कुछ कर पाएंगे? स्टोरी बताता हूँ आप। उनके खिलाफ नैब में जो चकवाल के कुछ लोगों ने सिग्नेचर करके तो जब एप्लीकेशन दी, लेकिन वो अनोनिमस दी, वो रिजेक्ट करके वापस कर दी गई है कि अगर करना है तो खुल के सामने आए। तो वो कौन आएगा? मारना है किसी ने मरना है, जान देनी है किसी ने। लेकिन मेरे ख्याल में जनरल फैज को मेरा हर इंसान को पता है, हर इंसान को पता है। उनके भाइयों का भी जी, भाइयों का भी। उनके भाई जो पटवारी से प्रमोट होके गए थे नायब तहसीलदार, उस वक्त न्यूज में उनकी खबर आई थी। और उसमें बात यह है कि इस वक्त मैं आपको आरजू, पाकिस्तान का अलमिया यह है, वहां इनकी मर्जी के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती भाई। हर इंसान को पता है ये कौन सी ढकी छुपी है, ये गलत बात। पूरी दुनिया को पता है, कोई सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है। दोस्तों, इस सप्ताह सारे भारतवर्ष को और सारे भारतवासी जहाँ जहाँ बसते हैं उन सब लोगों को जो चीज़ सबसे बड़ी पसंद आ गई और खुश कर गई, वो घटना ये थी कि जैसे पुलवामा के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने अपना एक रौद्र स्वरूप बता दिया था, जैसे 370 कलम को नाबूद करके अलगाववादी और आतंकवादियों को एक सबक सिखाया गया, पत्थरबाजी बंद हो गई, वैसे ही हमारे बड़े बड़े राजकीय पार्टियों के नेताओं के घर सीबीआई और ईडी की जो एक इंक्वायरी चल रही है, या उनके भ्रष्टाचार पर जो एक दबाव आ रहा है, वो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा सुधार लाएगा। और उम्मीद करते हैं कि 2024 तक ये सारे भ्रष्ट लोगों को जेल के हवाले कर देंगे और भारत की राजनीति 2024 के बाद एक साफ सुथरी प्रामाणिक लोकशाही या लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ेगी। चौकीदार सबकी जुबां पे है, फिर से मोदी सरकार, मोदी के आगे सब बेकार। ओए मोदी आएंगे हर बार, मोदी के आगे सब बेकार। ओए मोदी आएंगे हर बार। वोट फॉर इंडिया का नारा लगाएंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे, मोदी के आगे सब बेकार। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे साप्ताहिक स्तंभ
वंदे मातरम में। दोस्तों, वंदे मातरम में आज हम देखेंगे मैं अटल हूँ। ये एक निर्माणाधीन फिल्म है जिसमें प्रसिद्ध कलाकार पंकज त्रिपाठी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल किया है। अर्थ एक सांस्कृतिक संस्था है, उसका एक सांस्कृतिक समारोह में पंकज त्रिपाठी के साथ जो संवाद हो रहा है उसका एक छोटा सा अहवाल हम आपको वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखिए। वंदे मातरम में आज आपके लिए ये हमारी ओर से होली की सांस्कृतिक भेंट है। पंकज जी हैं, जरा जोर शोर से तालियां हो जाए। पंकज जी, आपकी जनता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्यार आप इन पर लुटाएंगे आज। थैंक यू गाइस। तो आज हमारे साथ पंकज जी हैं और पंकज जी, लेकिन एक्टिंग आप ही को करनी है, उस किरदार को आप ही को जीना है, और वो एक ऐसा किरदार है जिससे आप प्यार करते हैं। तो जिस किरदार से जब आप प्यार करते हैं, उसे जीने का मौका मिलता है, तो वो अनुभव कितना अलग होता है। क्योंकि आप एज एक कहते हैं ना, एक व्यूअर की तौर पर उनको देखते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी जीने को मिलता है तो क्या क्या समझ आता है, या कितना अलग एहसास होता है, या अपने आप में कितना बदलाव आता है। बिल्कुल, वो रिसर्च के दरमियान पता चलता है कि हम किसी भी बड़े व्यक्तित्व का, अटल जी हों या अन्य कोई व्यक्ति हों, तो हम उनके व्यक्तित्व के सिर्फ उन्हीं पहलुओं को जानते हैं जो मीडिया में, अखबारों में छपा है, या उनकी अपनी चुनौतियाँ, अपने संघर्ष, अपनी यात्रा को नहीं जानते हैं। मैंने अभी प्रिपरेशन तो नहीं शुरू की है, लेकिन फर्स्ट हाफ सुन के आया हूँ कहानी का पिछले हफ्ते, और ऐसी सूचनाएं मिली जिससे मैं भी अवगत नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम थी। तो मेरे को लगा, अरे यार क्या बात है, ऐसी कमाल की यात्रा है अटल जी की, और ये पहलू जो हम नहीं जानते हैं किताबों के या मीडिया के माध्यम से, वो शायद फिल्म के माध्यम से जानने को मिलेगा, और ख़ास करके युवाओं को जानने को मिलेगा कि हमारी पीढ़ी ने अटल जी को मंच पे बोलते देखा है, भाषणों में, रैलियों में, मीडिया में। ये जनरेशन जो यहाँ मौजूद है, इन लोगों ने लाइव उनकी स्पीचें, उनके कार्यक्रम नहीं देखे होंगे। अब देखेंगे ना आपके माध्यम से। तो हाँ, फिल्म बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ कि चुनौतीपूर्ण काम है। उनका जीवन चुनौतीपूर्ण था, उतना ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण उनके किरदार को निभाना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कीचड़ में, राजनीति के कीचड़ में सफल हर कोई नहीं हो सकता, और इसीलिए हर कोई अटल नहीं हो सकता। हाँ, और इसीलिए हर कोई पंकज नहीं हो सकता। तो कीचड़ से इन्होंने बात किया, तो कीचड़ से ही पंकज, कमल का जन्म होता है। कमल का दूसरा नाम पंकज भी है, तो पंकज मतलब कीचड़ से जन्म लेने वाला। पंकज जी, आप जिस इलाके से आते हैं, सबको पता है, जब हमने फिल्म के बारे में बातचीत की और लोगों से जाना, तो ये कहा गया कि अगर पंकज त्रिपाठी जैसे अभिनेता इस वक्त इंडस्ट्री में नहीं होते, तो शायद मेकर्स ये फिल्म भी अभी बनाना नहीं शुरू करते। हाँ, वो तो विनोद जी, हमारे प्रोड्यूसर सामने ही बैठे हैं, विनोद भानुशाली जी। वो भानुशाली स्टूडियो से बन रही है फिल्म। संदीप हैं, सैम हैं, और एक दो लोग हैं। तो मेरी याद है, मेरी पहली मीटिंग में सबने यही बोला कि ये तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता है। फिर हमारे कुछ मित्र हैं जो पढ़ाते हैं विश्वविद्यालयों में, शिक्षक, प्रोफेसर हैं, उन सब ने, मैं थोड़ा डरा हुआ था, उन लोगों ने मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में दिखा दिया, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे दोस्तों ने, कि तुम सटीक व्यक्ति हो इस चरित्र के साथ न्याय करने के लिए। पंकज जी, वैसे आप यहाँ पर हैं और आप जितने शांत स्वभाव के हैं, आपको देखते ही लोग शांत नहीं रहते हैं, तो नहीं, इन सब का प्रेम है बस, और शांति तो ज़रूरी है ना जीवन में दोस्त। लेकिन चूंकि ये फेस्टिवल है, अर्थ फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब उत्सव, तो उत्सव में शांति थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? बिल्कुल, उत्सव में बुला लिया, बोल रहे हो शांत हो जाओ, फिर उत्सव का आयोजन नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये प्यार है पंकज जी के लिए आप लोगों का। अच्छा पंकज जी, तैयारी कॉन्ट्राडिक्टरी है ना बात। हाँ। उत्सव में शांत रहना है, बस वही तो आपका नियम, कानून पर जो फिर है, भी ये एक प्रोटोकॉल है, जिसलिए वो मंच से आके बोल रही हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने प्रेम को हम शोरगुल से नहीं, मुस्कुराहट से व्यक्त करें। आप मेरे प्रति और मैं आपके प्रति। तो एक बार मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हाँ, बिल्कुल।
पंकज जी, आप इस वक्त दिल्ली में हैं, मुंबई आपने देखा किस तरह से आपकी जीवनी हमने देखी, और पटना से लेके आपने बार बार इस बात का जिक्र किया कि पटना में आप ड्रामा देखने जाते थे, अलग अलग कहीं झुमरी, कहीं कुछ हो रहा है तो आप बस देख लेते थे, पेपर में पढ़ लेते थे और चले जाते थे। तो उन सब चीज़ों का अब आपके एक्टिंग करियर में वो क्या वाकई वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं जो आपने तब सीखा? बहुत बहुत। इनफैक्ट मैं, आप लोग जो इस फेस्टिवल में आए हैं, इसके पहले भी बहुत वक्ता आए होंगे, आएंगे और बोलने वाले, तो कहीं ना कहीं ये जान लो कि ये चर्चाएं, ये परफॉर्मेंस, जैसे दोपहर में क्लासिकल गायकी हो रही थी, मैंने भी सुना यहाँ पे, तो वो आपको इनरिच कर रही हैं। इसीलिए हम उत्सवों में जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का कल्चरल फेस्ट होता है या कल्चरल इवेंट होता है हमारे शहर में, दिल्ली में या और भी जहाँ जिस शहर से आप सब आए हों, तो उनमें जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बतौर व्यक्ति, बतौर इंडिविजुअल हमारी ग्रोथ होती है, क्योंकि हम जीते तो आर्ट के लिए ही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए होता है, मेडिकल साइंस मतलब बीमारियों के लिए होता है, लेकिन जीवन किसके लिए होता है? वो आर्ट के लिए होता है, वो कविता के लिए होता है, वो पेंटिंग के लिए होता है। तो जाना चाहिए। और मुझे, मेरे में जो समृद्धि आई है, जो बतौर अभिनेता मैं जो भी बना हूँ, उनमें उन फेस्टिवल का, उन आयोजनों का, उन संगीत का, उन मुशायरे का बहुत योगदान है। ठीक है, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ, और मुझे खुद याद नहीं है, मतलब याद है लेकिन मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं इस वक्त पंकज त्रिपाठी के रूप में पढ़ रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल ना माने कि मतलब अटल जी की प्रिपरेशन नहीं है, हम वही चाहते हैं, पंकज जी तो मैं अटल जी की कविता पढ़ रहा हूँ। फिल्म में होगा वो हम प्रयास करेंगे कितना न्याय कर पाएंगे, और उनके आयाम में, उनके व्यक्तित्व में होकर पढ़ने का प्रयास करूँगा। अगर कविताएं होंगी ही फिल्म के अंदर, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ पंकज, और ये पसंदीदा कविता है मेरी, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। दोस्तों, आज तो बस इतना ही। अगले अंक में, अगले सप्ताह कोई नए विचार, कोई नए मुद्दे और कोई नई विमर्श और परिसंवाद की घटनाएं लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन हमारी एक प्रार्थना ज़रूर मानिए कि ब्रह्मनाथ को आप सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों में बांटें, आप लाइक करें, ताकि राष्ट्रवाद का हमारा नारा घर घर तक पहुँचे और भारत को हमेशा एक सांस्कृतिक तौर पर जगाता रहे। जागो भारत जागो, यही नारा है हमारा। आप भी हमारे राष्ट्रीय जागरण अभियान में हमारे साथ जुड़िए। बस इतनी ही प्रार्थना के साथ आज तो यहीं पर हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।